यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं आप सभी जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उसमें जो डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, उसका हम करने वाले हैं। हमारी ये यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर हमारी 3 है और इसका यूनिट नंबर जो 3 है उसका पार्ट 1 जो यानी कि चैप्टर 1 जो है इसके अंदर आपका ये है भारत की विदेश नीति, सिद्धांत और उद्देश्य। ठीक है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है या कहूँ मोस्टली वही क्वेश्चन आता है। तो भारत की विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत है या फिर भारत ने अपनी विदेश नीति में क्या क्या चीज़ें शामिल की हुई हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, भारत की जो विदेश नीति है उसके क्या क्या सिद्धांत है या फिर क्या क्या चीज़ें उसने शामिल की हुई है, दोनों बातें एक ही आपको ध्यान देना है। और देखिए इसमें जो है आपको मैं बता दूं, जो भारत है, भारत ने पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, इस तरीके की बहुत सारे सिद्धांत जो है वो अपनाए हुए हैं अपनी विदेश नीति में। उसी की चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। तो इसमें बताया गया है कि भारत ने जो अपनी विदेश नीति जो है वो अपनाई है, क्योंकि कोई भी जो स्वतंत्र देश होता है जब वह अपनी विदेश नीति अपनाता है तो इसका मतलब क्या है, वह अपने राष्ट्रीय जो हित होते हैं उसको आधार मानकर क्या कर रहा है, अन्य देशों के साथ जिस प्रकार के संबंध रखना चाहता है। यानी कोई भी स्वतंत्र देश है, जैसे कि भारत एक स्वतंत्र देश है और वह अपने राष्ट्रीय हित यानी कि उसके देश के जो हित है, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए जो वह अन्य देशों के साथ जो संबंध रखना चाहता है उसी को विदेश नीति कहा जाता है। ठीक है, तो भारत ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई है अगर देखा जाए तो भारत ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया नहीं है। ठीक है, ध्यान रखने, क्योंकि उसने जो है आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो अपनाया। आदर्शवादी सिद्धांत के अंदर जैसे कि विश्व शांति को बढ़ावा देना, सहिष्णुता होना, ठीक है, राष्ट्रों के बीच आपसी सम्मान जैसी जो भावना है वो कायम बनाना, ऐसी चीज़ें भारत ने अपनी विदेश नीति में शामिल की हुई है। इसलिए भारत की विदेश नीति को आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर बनाई हुई जो विदेश नीति वो कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर दो जो लेखक हैं वो रहे हैं MS रांजन और अप्पादुराई। ये दो जो ऐसे लेखक नहीं कहेंगे, ये दो विचारक रहे हैं जिन्होंने भारत की जो विदेश नीति है उसके जो प्रमुख जो उद्देश्य रहे हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से बताया कि भारत ने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी जो विदेश नीति है उसे बनाया है। इन्होंने कहा है कि भारत ने जो अपनी विदेश नीति है उसका एक उद्देश्य जो है वह यह उल्लेखित करता है, भारत खुद बताता है अपनी विदेश नीति का उद्देश्य कि भारत ने अपने जो क्षेत्र की जो सीमा है उसको सुरक्षित रखेगा। यानी कि भारत अपने क्षेत्र की जो सीमा है, यानी कि जहाँ तक का उसका इलाका है भारत का, उस इलाके को, उस क्षेत्र को वो क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ साथ एक संप्रभु देश के रूप में स्वतंत्र जो तौर पर अपनी जो विदेश नीति है उसके संबंध में निर्णय लेगा। इसके साथ साथ भारत का एक और उद्देश्य रहा है अपनी विदेश नीति में कि भारत क्या करेगा, विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी की जो आंतरिक शांति है और सुरक्षा है उसको बढ़ावा देगा। यानी कि भारत क्या करेगा, भारत के जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं उन सब की आंतरिक शांति यानी कि शांति बनी रहे उनके देश में और सुरक्षा बनी रहे, इस चीज़ को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ जो है भारत ने क्या किया है, भारत, एशिया और अफ्रीका के जो जितने भी मौजूद जितने भी उपनिवेशिक देश रहे हैं उन्हें आत्मनिर्धारण के लिए जो है उन्हें प्रेरित किया है, यानी कि उनको मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। और यहाँ तक कि भारत ने बहुत सारे जो औपनिवेशिक जो देश रहे हैं, उपनिवेशवाद से प्रेरित जो देश रहे हैं उनको जो है स्वतंत्र भी करवाया है। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया का भी एग्जाम्पल आता है। अब देखिए इसमें बताया गया कि भारत ने अपने जो परमाणु जो निशस्त्रीकरण है उस पर भी जो है काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि भारत का मानना है कि परमाणु हथियारों को मानव सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए भारत क्या करता है, निशस्त्रीकरण पर भी काफ़ी बल देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत ने जो है अपनी विदेश नीति में और क्या चीज़ उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम किया है। भारत ने जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देते हुए कहा है कि वह जो है आर्थिक विकास हम किसी की विचारधारा के साथ जुड़कर जो है बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता होगा जब शीत युद्ध का काल था तो USA और जो USSR था वो क्या कर रहे थे, विचारधाराओं को लेकर अपने अंडर में क्या कर रहे थे, काफ़ी सारे देशों को शामिल कर रहे थे। तो भारत का मानना था इन किसी भी जो गुट है उसमें शामिल नहीं होना, अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करना है। और स्वतंत्र नीति हम कब पालन कर पाएंगे अपनी, जब हम किसी भी देश के अंडर में नहीं होंगे, हम वैचारिक तौर पर भी किसी देश के अंडर में नहीं होंगे, गुलाम नहीं होंगे और ना ही किसी गुट में शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर भारत क्या बात कर रहा है, आर्थिक विकास करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना है और गुट निरपेक्ष नीति को हमेशा से जो है समर्थन करता है भारत। ठीक, और उसका विकास भी किया है गुट निरपेक्ष नीति का भारत ने। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उसके उद्देश्यों को उल्लेखित करते हुए कहा है कि भारत जो है विदेशों में रहने वाले जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करेगा। यानी कि भारत में
भारत में जो विदेशों में भारतीय जो हैं, जो विदेशों में रहते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ से अमेरिका में, कनाडा में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनके जो हित हैं उनकी भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल लिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध किया था किसने, जो भारत है उसने किया था, तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से किन उद्देश्यों को शामिल करते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति को डिज़ाइन किया है। तो इसे आप बताएंगे और उसके बाद सिद्धांत आपके अलग रह जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को भारत ने विदेश नीति में शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बुनियादी सिद्धांत की बात करें, तो भारत का अगर आप आर्टिकल 51 देखेंगे, आपको पता है संविधान की जो हमारा संविधान है उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 51 की बात करें और उसको आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने क्वेश्चन पेपर की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जाइए और देख लीजिए फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर, क्वेश्चन पेपर शेयर किया है मैंने आपको, और उसके साथ साथ और भी 2 यूनिट मैं करवा चुकी हूँ, उन यूनिट को भी जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का भी और उन वीडियोज़ का भी। अब देखिए जो भारत का जो अनुच्छेद 51 है उसमें बताया गया है कि उसमें काफ़ी सारी जो विदेश नीति है उनके उद्देश्यों को क्या किया गया, शामिल किया गया। आपको ध्यान रखना है, उसे हाईलाइट भी करना है। और फिर जो भारत की जो ये भारतीय जो संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व है उसे भी एक भाग माना गया है विदेश नीति का। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये चीज़ भारत की इसमें अनुच्छेद 51 में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है भारत की, कि भारत क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएगा, यानी मित्रतापूर्ण संबंध बनाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके साथ क्या करेगा, उनका सम्मान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र जैसे यूएनओ है उसका सम्मान करेगा। ठीक है, इसी साथ साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा उसका सम्मान करेगा और उसे फॉलो भी करेगा, यही चीज़ें हमें बताई गई। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेगा। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, चाहे वो उसके साथ हो, भारत के साथ किसी भी देश के जो है अनबन चल रही हो, या फिर कोई भी 2 देश आपस में जो है अनबन कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो उन्हें क्या है, उन विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो अनुच्छेद 51 है उसमें लिखा गया है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब इसके बाद देखिए सबसे पहला सिद्धांत की बात करें तो पंचशील जो है ये सिद्धांत शामिल किया गया भारत ने अपनी विदेश नीति में। तो भारत का अगर इतिहास देखा जाए और भारत के इतिहास में अगर भारत का संबंध उसके पड़ोसी देशों के साथ देखा जाए तो भारत ने एक मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उसको हमेशा से बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत ने क्या किया है, इस मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाने के लिए जो है पंचशील जो है इस सिद्धांत को फॉलो किया है। और ये पंचशील सिद्धांत क्या होता है, इसमें 5 सिद्धांत शामिल होते हैं। अगर हम किसी भी देश के साथ इस चीज़ को फॉलो करते हैं, पंचशील का सिद्धांत फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब हम उन 5 सिद्धांतों को क्या करेंगे, उस देश के साथ क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, उन 5 सिद्धांतों के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, पंचशील सिद्धांत क्या होता है। तो पंचशील जो है उसको जो है भारत ने चीन के साथ क्या किया, चीन एक पड़ोसी देश है भारत का, और चीन के साथ क्या किया है, विश्वास और भरोसे को बढ़ाने के लिए जो है पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता किया है भारत ने। और इसके साथ साथ भारत ने अपनी विदेश नीति जो स्पेशली विदेश नीति होती है उसमें पंचशील के सिद्धांत को शामिल भी किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत ने किस तरीके से कदम उठाया है। इसके बाद बताया गया कि भारत ने जो है चीन के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए कई बार जो है एक तरीके से अपनी चीज़ें भी जो है गंवाई है। जैसे कि तिब्बत का जो मामला है उसमें भारत ने क्या किया है, भारत ने तिब्बत को कभी भी जो चीन का हिस्सा है वो नहीं माना है, और फिर भी जो है भारत ने कभी भी तिब्बत पर जो है अपना आधिपत्य भी नहीं कराया, यानी कि अपना जो आधिपत्य अपना जो ये नहीं किया कि जो तिब्बत है उसी के अंडर में, ऐसा भी नहीं किया है। ठीक है, तो उसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चीन ने हमेशा से तिब्बत को क्या अपना हिस्सा माना है। तो एक ये विवाद रहा है भारत और चीन के बीच में। तो इसी कारण जो है भारत के अगर देखा जाए तो भारत के पक्ष में तिब्बत के लोग रहे हैं, क्योंकि तिब्बत जो है तिब्बती जो लोग हैं उनका मानना है कि भारत हमें जो है स्वतंत्र रखना चाहते हैं, और तिब्बती लोग जो हैं भाग कर जो है भारत के अंदर भी आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत ने अपने चीन के साथ संबंध बनाने के लिए अच्छे, तो उसने क्या किया है, भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यानी कि यूएनओ है उसमें क्या है स्थायी सदस्यता का जो प्रस्ताव है उसे ठुकरा दिया। यानी कि भारत को जो स्थायी सदस्यता का जो प्रस्ताव आया था उसे ठुकरा दिया कि अभी उसे स्थायी सदस्यता नहीं चाहिए, बल्कि उसने चीन का समर्थन किया कि चीन को क्या है एक स्थायी सदस्य बनना चाहिए, क्योंकि वो एक उभरती हुई शक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत ने ऐसा किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली किस प्रकार से वो अपने जो संबंध है अच्छे बनाना चाहता है चीन के साथ, क्योंकि वो इसका पड़ोसी देश है।
और हमेशा जो है अपने पड़ोसी के साथ जो है अच्छे संबंध होने चाहिए। इसके साथ अगर हम देखें तो भारत में जो जवाहरलाल नेहरू हैं रहे थे, हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था 28 अप्रैल 1954 को जो चीन है उसके साथ एक समझौता किया था, शांतिपूर्ण समझौता, उसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से शुरुआत होती है पंचशील समझौते की, और यहीं से शुरुआत होती है भारत ने अपनी विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत शामिल किया था। अब ये पंचशील का जो सिद्धांत होता है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो देखिए 5 चीज़ें शामिल होती है। कौन कौन सी हैं ये 5 चीज़ें? पहली है, दोनों देश, जो भी देश जो हैं पंचशील समझौते को अपनाते हैं, वो दोनों के दोनों देश क्या है, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान करेंगे। यानी कि एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता होगी, यानी कि जो क्षेत्र की सीमा होगी उसे बनाए रखेंगे, कभी भी कब्जा करने की नहीं सोचेंगे। ठीक है, और उसकी संप्रभुता को भी बनाए रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दूसरा इसका सिद्धांत ये रहा है कि भारत ने यहाँ पर लिखा है कोई भी देश जो है एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता जो है यानी कि स्वतंत्रता जो है उसे बनाए रखेंगे। ठीक है, और फिर जो है एक दूसरे की सीमा पर कभी भी आक्रमण नहीं करना है। ठीक है, ये इसका एक मेन जो है यहाँ पर रहता है पंचशील समझौते का। इसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी देश जो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि एक देश के अंदर चाहे घरेलू जो हिंसा हो रही हो, घरेलू युद्ध हो रहा हो, पर वो उसके आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामले का मतलब ये है, अगर मानिए आपका पड़ोसी जो है, अगर एग्जाम्पल ले, पड़ोसी देश ना ले, आपका जो पड़ोसी है, आपके आसपास जो रहने वाले पड़ोसी हैं, अगर वो आपके घर में आकर हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि आपने अपने बच्चे को क्यों मारा, इस तरीके से वो आपके घर में हस्तक्षेप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से आग में घी डालना हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ को यहाँ पर जो है शामिल किया गया पंचशील के समझौते में, पंचशील के सिद्धांत में। अब देखिए अगला जो है, दोनों देश एक दूसरे की समानता और परस्पर जो लाभ है उसका व्यवहार करेंगे। और दूसरा देखिए यहाँ 5वां है, दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को पालन करेंगे। ठीक है, शांति कायम रखना चाहेंगे हमेशा वो। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत है जो पंचशील समझौते में शामिल रहे हैं। और इसी साथ जो है भारत ने क्या किया है, इंडोनेशिया में भी क्या किया है, इंडोनेशिया में अफ्रो एशियाई जो सम्मेलन है वो किया था, जिसके तहत क्या हुआ, गुटनिरपेक्षता जो है उसकी नीति का निर्माण हुआ था, जो भी क्या है एक पंचशील समझौते के अंतर्गत जो है एक तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए पंचशील समझौता भारत की विदेश नीति के अंदर शामिल है, किस तरीके से शुरुआत हुई, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे गुट निरपेक्षता की नीति। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है गुट निरपेक्षता का मतलब ही क्या होता है, किसी भी गुट में शामिल न होना और अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करना। यानी कि शीत युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था, इस गुट निरपेक्षता की जो नींव है वो रखी गई थी। और गुट निरपेक्षता जो है इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि यूएसए ने नाटो बना लिया था और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बना लिया था, और वो दोनों चाहते थे कि हमारे गुट में आकर जो है मोस्टली जो देश हैं वो शामिल हो जाएं। और उस समय भारत के साथ साथ बहुत सारे देश जो है नव स्वतंत्र देश थे। तो अगर नए नव स्वतंत्र देश का मतलब जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अगर वो किसी भी देश में शामिल हो जाते तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनकी जितनी भी विदेश नीति है, जितने भी उनके जो भी उनकी नीतियाँ हैं उनके देश के लिए सुधार करने के लिए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल ही अगर देखा जाए भारत भी जो है बिल्कुल पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो गई थी भारत की, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए उसे कुछ नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। तो उन नीतियों में कौन हस्तक्षेप करेगा, वो जो देश, जिस देश के हम ग्रुप में शामिल हो, जिस देश के गुट में शामिल हो, वो देश हमारे ऊपर क्या करेगा, इनडायरेक्टली क्या करेगा, हमें गुलाम बना लेगा। तो दोबारा से गुलाम न बनना, इसके लिए भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्ष नीति का क्या किया, पालन किया। और इसके साथ साथ अपने आसपास के जितने भी देश हैं उन्हें प्रेरित किया। और इसमें जो है मोस्टली जो देश देखे गए हैं वो कौन शामिल रहे हैं गुट निरपेक्ष नीति में, इसमें मोस्टली जो देश हैं वो लैटिन अमेरिका हो गया, इसके साथ साथ जो है एशिया और अफ्रीका, ये जो देश हैं, इन देशों, क्योंकि ये मोस्टली जैसे एशिया के देश हो गए, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के, ये देश जो हैं इनमें 9 स्वतंत्र देशों की संख्या काफ़ी थी। और इन्हें क्या किया, जो भारत है उन्होंने समझाया, प्रेरित किया उन्हें, और क्या किया, गुट निरपेक्षता जो सिद्धांत रहा है, नीति रहा है, उसमें जो है इनको शामिल करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और उनके हितों के लिए। अब हम देखें कैसे शुरुआत हुई गुट निरपेक्ष नीति की। तो 1947 में दिल्ली में जो है एक छोटा सा जो है सम्मेलन किया था भारत ने, अपने खुद के दिल्ली में एशियाई रिलेशन सम्मेलन। ठीक है, ये किया था, छोटा सा था ये। इसके बाद दोबारा से 1949 में जो है भारत ने क्या किया, भारत ने एशियाई रिलेशन सम्मेलन जो है दोबारा से आयोजित किया। और इसके बाद जो है इसमें जो है इंडोनेशिया और जो अन्य उपनिवेशिक देश हैं वो शामिल हुए थे, इसमें थोड़े वो शामिल हुए थे, अधिक मात्रा में नहीं हुए थे। मेन जो रहा है सम्मेलन वो रहा है बारडुंग सम्मेलन, आपको ध्यान देना। तो ये इंडोनेशिया के अंदर रहा है बारडुंग सम्मेलन। इसमें जो है एशिया और जो अफ्रीका है उसका टोटल मिलाकर 29 देश शामिल हुए थे। और यहीं से शुरुआत हुई है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, गुट निरपेक्ष नीति की।
इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो है मूलभूत अगर देखा जाए तो 10 मूलभूत सिद्धांत जो हैं वो शामिल किए गए थे, उनके बारे में जिक्र किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाने के लिए 10 जो सिद्धांत है उनके बारे में जो है बार्डुंग सम्मेलन में बात की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है पंचशील का जो सिद्धांत है वो भी शामिल था, ठीक है, इसके बारे में भी जो है बातचीत की गई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1961 में हम देखेंगे, 1961 में बेलग्रेड जो है उसमें पहला शिखर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो यहाँ से शुरुआत होती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष नीति की। और इन्होंने बहुत सारा जो है आपस में अगर देखें तो इनका मानना था, जो भी इस देश में इस गुटनिरपेक्ष नीति में शामिल थे, जो भी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, वो देश सारे विकासशील देश थे, यानी कि वो भी अपना विकास कर रहे थे। तो इसलिए राजनीतिक आर्थिक सहयोग जो है एक दूसरे को हम देंगे, इसके साथ साथ संस्कृति और शांति के लिए जो मिलजुल कर हम रहेंगे, ये जो सिद्धांत है मेन सिद्धांत रहे हैं गुटनिरपेक्ष नीति के, ठीक है। इसके बाद जो है अभी वर्तमान की बात की जाए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 2019 में जो है जो अजरबैजान जो है इसमें जो है आखिरी सम्मेलन हुआ था इसका, और इसमें जो है अभी भी इसकी प्रासंगिकता है, जैसे कि हमें पता है क्योंकि शीत युद्ध का अंत होने के बाद भी अगर देखें तो इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि अभी भी जो देश है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, तो आपस में सहायता एक दूसरे मिलजुल कर सके, तो इसलिए और शांति बनाने के लिए, निःशस्त्रीकरण का फॉलो करने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्पेशली गुटनिरपेक्षता का जो चैप्टर है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया, और इसके साथ साथ भारत ने जो है अपने विदेश नीति में भी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध, यहाँ में नक्सवाद लिखा है, नस्लवाद होगा, ठीक है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एक ही बात है। उपनिवेशवाद का मतलब है कि कोई भी देश जो है, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत पर क्या किया था, राज किया था, उसे गुलाम बनाया था, तो यहाँ पर जो है उपनिवेशवाद हुआ था। इसके साथ साथ साम्राज्यवाद का मतलब यही, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हम किसी को गुलाम बनाते हैं, तो साम्राज्यवाद होता है। और नस्लवाद यानी कि नस्ल को लेकर, रंग वगैरह को लेकर जो है भेद किया जाता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में भेद किया गया है। तो इन सारी चीज़ों का विरोध किया है, इस नीति को जो है भारत अपने जो है विदेश नीति में शामिल करता है कि भविष्य में अगर कोई भी देश किसी देश को गुलाम बनाता है तो भारत उसका डटकर विरोध करेगा, ठीक है। और किसी भी तरीके से नस्लवाद का जो है अगर प्रचलन होता है तो भारत उसका डटकर विरोध करेगा, और उसको लेकर जो भारत ने कई बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो है अपील की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो 1964 में भारत जो आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी भारत ने क्या किया, बाकी जो देश है जो अभी भी औपनिवेशिक जो शिकार रहे हैं, उपनिवेशवाद अभी भी कायम है जिन देशों में, उनमें उन्होंने क्या किया, भारत ने उनको आज़ाद करवाया। जैसे कि 1964 में भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता आंदोलन के अंतर्गत क्या किया, भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर, और इस मंच पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाला जो मंच है उस पर क्या किया, उस पर जो है भारत ने प्रयास किया 1964 में 14 जो अफ्रीकी देश हैं उन्हें उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त करवाया, स्वतंत्र करवाया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा उपनिवेशवाद का, ये किस तरीके से स्वतंत्र करवाया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 1946 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें रंग भेद की जो प्रथा है उसका विरोध किया था, किसने, भारत ने। जो यूएनओ है उसमें 1946 में भारत ने क्या किया, रंग भेद की प्रथा को लेकर क्या है उसका विरोध किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन सबके साथ मिलकर एक अफ्रीकी जो कोष है उसका जो है निर्माण किया है, जिसमें क्या है उसकी स्थापना की अफ्रीकी कोष की। और ये कोष यानी कि यहाँ पर क्या है, हेल्प करेंगे जितने भी देश हैं, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में जितने भी जो राज्य हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है उन्हें मदद प्रदान करने के लिए जो ये अफ्रीकी कोष है इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। उसके साथ साथ 1990 में अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद आंदोलन का समाप्त होना एक उदाहरण है कि भारत ने जो है नस्लवाद का क्या है विरोध किया है, ठीक है। और यहाँ पर सक्सेसफुल भी रहा है भारत, ठीक। तो किस तरीके से जो है उसने 1946 में जो है यूएनओ में भी अपील की है रंगभेद की प्रथा को उसका बंद करने के लिए, और रंगभेद की जो प्रथा है उसका विरोध करने के लिए, और आखिरकार 1990 में दक्षिण अफ्रीका में वो सफल भी रहा है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, यानी कि भारत ने हमेशा से प्रयास किया है कि शांति कायम रहे, ठीक है। विदेश में अगर भारत के किसी के साथ संबंध है उनके साथ भी शांति कायम रहे, यानी कि अगर युद्ध की स्थिति भी कायम हो तभी भी भारत क्या करेगा, शांति को समर्थन करेगा। इसके साथ साथ भारत ने बाकी जो देश हैं उनके साथ भी ऐसा रहा है कि अगर दो देशों के बीच में अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है तो भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा और शांति कायम रखेगा, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें मिलता है बहुत जगह।
जैसे कि जो कोरियाई युद्ध हुआ था और फिलिस्तीन, ठीक है, कोरियाई और फिलिस्तीन जो मुद्दा रहा है उसमें भारत ने क्या किया है, ये जो मुद्दा था सीमा विवाद को लेकर था, ठीक है। तो भारत ने क्या किया है, इनको लेकर जो इनके बीच में बातचीत करवाने के लिए मध्यस्थता जो है भूमिका निभाई। इसके साथ साथ जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो सीमा विवाद रहा है उसको लेकर भी जो है भारत ने बिल्कुल सहज तौर पर जो है एक तरीके से युद्ध करने के स्थान पर भारत ने हमेशा जो है शांति को बढ़ावा दिया है। अगर एग्जाम्पल ले इसका ये रह सकता है कि पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया था तो वहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के साथ आक्रमण करने की जगह पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के स्थान पर भारत ने क्या किया, यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ को इसके बारे में सूचित किया। तो यहाँ पर भारत जो है युद्ध से बचना चाहता है और शांति को कायम करना चाहता है, क्योंकि भारत का मानना अगर युद्ध होगा तो वो क्या होगा, इस टाइम पर अगर युद्ध होगा तो कोई देश भी नहीं बचेगा, ठीक है, चाहे वो जो है युद्ध में जीत ही क्यों ना गया हो जो देश है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय संगत एवं जो समान विश्व व्यवस्था है उसका समर्थन करता है हमेशा भारत। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत ने हमेशा से क्या किया है, हमेशा से संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया है और उसमें जो है उसने निशस्त्रीकरण का भी जो है समर्थन किया है और इसमें परमाणु निशस्त्रीकरण की जो नीति है भारत ने इसको लेकर भी इसका समर्थन किया, यानी कि निशस्त्रीकरण पर जो है बल देता है भारत। और इसमें जो है भारत ने खुद भी जो है परमाणु परीक्षण तब तक नहीं किया जब तक और जो देश हैं उन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया। और भारत ने जब अपने जो परमाणु हथियार हैं उनका परीक्षण किया था, कब किया, आपको पता है 1988 में जो है उसने अपना कार्यक्रम जो है वो किया था, परमाणु कार्यक्रम उसको प्रस्तुत किया था पूरे विश्व के सामने। तो वहाँ पर भी जो परमाणु परीक्षण करने पर जो भारत है उसने क्या निर्णय लिया था कि जो भारत तब तक परमाणु बमों का प्रयोग नहीं करेगा जब तक भारत के ऊपर कोई दूसरा जो देश है वो परमाणु बमों का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है भारत जो है अपने आप से कभी भी परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके से जो निशस्त्रीकरण है उसकी नीति को जो है भारत ने अपनी विदेश नीति में शामिल किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र संघ को जैसे सपोर्ट किया और शांति बनाने के लिए हमेशा जो है आगे खड़ा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखिए तो भारत ने क्या किया है, भारत ने जो सुरक्षा परिषद को लेकर, क्योंकि आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक सुरक्षा परिषद है और इसमें जो है आपको पता है कि 5 जो होते हैं इसमें जो देश हैं वो स्थायी होते हैं और उनको क्या है वीटो पावर मिली होती है। तो यहाँ पर जो भारत है वो क्या करता है, इन 5 देशों की जो स्थायी सदस्यता कब से बनी हुई आ रही है, जब से जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो भारत का कहना है कि अब इसमें बदलाव होना चाहिए, बाकी और भी देश जो हैं अब जो है एक तरीके से विकसित होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए स्थायी सदस्यता का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको लेकर प्रयास कर रहा है भारत। और जैसे हमने बताया जो चीन है उसको लेकर भी भारत ने क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था कि इसे जो है सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए किसको, चीन को, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल है भारत की विदेश नीति में। भारत की विदेश नीति में क्या क्या चीज़ें शामिल है, उपनिवेशवाद का अंत, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है साम्राज्यवाद का जो विरोध है वो करेगा भारत। इसके साथ साथ जो पंचशील समझौता जो है, पंचशील सिद्धांत जो है उसको फॉलो करेगा भारत और गुटनिरपेक्ष जो नीति है उसका पालन करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है हमेशा जो है सम्मान करेगा, शांति जो कायम करने के लिए हमेशा प्रयास करेगा, निशस्त्रीकरण को क्या करेगा, अपनाएगा। तो बहुत सारे जो हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो हमने देख लिया है अपना एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन जिसे आप बहुत अच्छे से जो है आप लिख कर आ सकते हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है और निष्कर्ष जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी निष्कर्ष में। निष्कर्ष का मतलब ही होता है कि जो भी ऊपर पॉइंट्स आपने बनाए हैं उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको इस तरीके से जो है इस तरीके से नहीं लिखना होता, आपको एक पैराग्राफ में आंसर अटैम्प्ट करना होता है, पॉइंट नहीं बनाना होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, पैराग्राफ में ही हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर बेस्ट होता है आपका। तो अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें। और अगर आपको ये जो क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपकी आगे भी जो है तैयारी मतलब तैयारी होती रहेगी हमारे चैनल के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा और प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।